नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस टीवी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और अभी मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर एस के पांडे जी। आप पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। खगोल विज्ञान में आपका गहरा अनुभव भी रहा है और आज हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आप हमारे द वॉइस टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जी सर। तो अगर हम खगोल विज्ञान के बारे में सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि खगोल विज्ञान है क्या, सरल शब्दों में इसे कैसे बताएंगे? खगोल विज्ञान का आशय ये है कि पृथ्वी के बाहर जो भी दिखाई देता है, चाहे वो सूरज हो दिन में या रात में टिमटिमाने वाले तारे या ज़्यादा गति से घूमने वाले जिसको हम कहते हैं वॉन्डरर्स या प्लैनेट्स या ग्रह, और जो भी दिखता है धुंधला भले दिखे या टेलीस्कोप से दिखना पड़े, तो ये सब खगोल विज्ञान के ऑब्जेक्ट्स आते हैं और इन्हीं के बारे में अध्ययन करना को हम खगोल विज्ञान एक विज्ञान की एक डिसिप्लिन के रूप में जानते हैं। तो ये जो खगोल विज्ञान है इसकी शुरुआत कैसे हुई, और कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी ये दोनों में संबंध लोग अक्सर सोचते हैं, तो इसके क्या असली में संबंध है और इसकी शुरुआत किस तरह से हुई है, इसके बारे में? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है क्योंकि एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत एक्चुअली प्रारंभिक शुरुआत तो एस्ट्रोलॉजी से हुई। वो इस तरह कि हम तो बाद में पैदा हुए, पृथ्वी में लाइफ का इवोल्यूशन बहुत बाद का है, लेकिन सूरज और रात में चमकने वाले तारे, दूसरे ग्रह, ये बहुत पहले बने थे। और इसलिए लगभग हर देशों में और हमारे हिंदुस्तान में भी लोग प्रारंभ से ही इन सितारों का अध्ययन करते रहे हैं और नामकरण भी किया है। और जिस रास्ते में अपरेंटली सूरज जो दिखता है उसी के हिसाब से राशि बनी हुई है, और जिस राशि में, तो ये मान्यता रही है प्रारंभिक एस्ट्रोलॉजर्स जिसको उपयोग करते हैं, आज भी करते हैं, वो ये है कि आपके जन्म में जो राशि होगी, जिस राशि में सूरज होगा, या डिपेंड करता है कौन सा आप मान्यता है, चंद्रमा मानते हैं, सूरज मानते हैं, उसी के आधार पे आपका भविष्य जो है निर्धारित होता है। ऐसे मान्यता रही है, खगोल को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो प्रारंभ में जो इसमें अपने आप को विद्वान समझते थे, और वो तो पुराना राजा महाराजाओं का ज़माना था। तो एक और हमारे जो पूर्वज थे वो नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, चाहे समुद्र की यात्रा कर रहे हों या खेतीबाड़ी में इस समय कब क्या क्या दिखता है, वो उसको देख करके कि अब ये जैसे छत्तीसगढ़ में सुकवा तारा नहीं है, ग्रह है। तो ऐसी शुरुआत हुई थी। कॉमेट्स दिखते हैं, है ना, घुमंतु, बीले बिसरे मेहमान, भूले बिसरे मेहमान के रूप में, और कई बार देखा भी गया है। तो उसके बारे में धारणा ये थी कि जब जब कॉमेट्स दिखाई देता है तब तब विपत्ति आती है, अकाल पड़ता है। ऐसे कुछ कोइंसिडेंसेस थे और इसको लोग बाग राजा के दरबार में भुनाते थे। एक बहुत फेमस कोट मैं बताना चाहूँगा, जो कहना तो चाहते थे ठीक उल्टा, लेकिन कहा ये, व्हेन बेगर्स डाई नो कॉमेट्स आर सीन, मतलब जब भिखारी की मौत होती है तब कोई कॉमेट दिखाई नहीं देता। ऐसा ये था, जब कॉमेट दिखता है तो विपत्ति आती है, चाहे विपत्ति अकाल के रूप में है या राजा के ऊपर विपत्ति हो। तो ऐसे ये दौर था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान में प्रगति होती गई, तो खगोल विज्ञान सबसे पुराना है, इसको मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहते हैं। जब धीरे धीरे विज्ञान में प्रगति होती गई और लोग जानने समझने लग गए कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है वो तो वास्तव विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता। विज्ञान की श्रेणी में आने के लिए एक लॉजिकल रीजनिंग, उसकी एक मेथोडोलॉजी होती है, उस श्रेणी में फिट नहीं बैठता। तो उसको हम आज स्यूडो साइंस की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि उसका प्रेडिक्शन एक ही समय में एक ही घर में दो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनका भविष्य मैच नहीं करता, तो वो तो गलत होगा। लेकिन कहीं मैच करता है वो प्योरली बाई चांस। तो ऐसे शुरुआत हुई थी। जी। और
इस विषय को जनमानस के लिए कैसे लोकप्रिय बनाया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, खगोल विज्ञान तो वैसे देखो आज भी और पहले भी लोगों की जिज्ञासा रही है, चाहे कॉमेट दिखे या सूर्य ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है ना, तो लोग जिज्ञासा रहती थी कि आज क्या, अब क्या होने वाला है। और जब जब भी ऐसे विशेष परिस्थितियां बनती थी, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो या कोई कॉमेट दिख जाए, तो लोग बाग रुचि रखते थे। और इसी रुचि को हमें अब भुनाना चाहिए। भुनाना मतलब उसी के माध्यम से हमें उनको, जनमानस को खगोल न केवल विज्ञान में बट विशेषकर खगोल विज्ञान में उनको उनके लिए लोकप्रिय बना सकते हैं और बता सकते हैं कि स्पेशली युवा को कि और जनमानस को भी खगोल विज्ञान सभी साइंस की जननी है, क्योंकि बाकी विज्ञान के क्रम तो बाद में आए, लेकिन खगोल विज्ञान हमारी सभ्यता से प्रारंभ दिनों से ही लोग जानते रहे हैं। और इसको जानने समझने के लिए नेकेड आई का उपयोग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अब तो गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप घुमाया तो उन्होंने चांद के गड्ढे देखे, वेनस के ये देखे, जैसे चांद में अलग अलग फेसेस होते हैं ना, वैसे वेनस का भी होता है, तो जुपिटर के मून्स देखे। और तब से हम कहते हैं कि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का प्रादुर्भाव हुआ है। अब तो बड़े बड़े टेलीस्कोप बन रहे हैं हमारे देश में भी और विदेशों में भी। तो ये सब ऐसे माध्यम बन गए हैं, रिसोर्सेस इतने अवेलेबल हैं इंटरनेट में और पत्र पत्रिकाओं में, जिनको लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ने की जिज्ञासा जिनमें है और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं। जैसे कि आपने पृथ्वी और बाकी ग्रहों के बारे में बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पृथ्वी और सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों का क्या आंतरिक संबंध है? ये भी, इसकी भी अपनी अलग कहानी है। क्योंकि जैसे दिखता है ना, ऐसा लगता है कि पृथ्वी जो है पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है और बाकी सब ग्रह, तारे और स्टार्स पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं और दिखता वैसी है। तो इसकी थ्योरी बनी, इसको हम कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। और टॉलमी ने मॉडल बनाया कि सौर परिवार के बाकी ग्रह कैसे पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, बहुत सारी इसमें खामियां नज़र आईं और तब एक नया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इसको रिप्लेस किया, जिसका मुख्य श्रेय वैसे तो गैलीलियो को जाता है, लेकिन हिंदुस्तानी जो हमारे पूरे मनीषी रहे हैं, चाहे आर्यभट्ट हो या वराह मिहिर हो या भास्कराचार्य हो, इनका भी कंट्रीब्यूशन आज हम जानने लगे हैं, क्योंकि पहले तो रिकॉर्डिंग होती नहीं थी। आज हम जानने लगे हैं कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के देने में भारत का भी विशेष योगदान रहा है। तो ये तो हुआ पृथ्वी केंद्र में है कि सूर्य केंद्र में है ना। लेकिन जब इसी को और आगे ले जाते हैं कि बाकी ग्रहों का हमारे साथ क्या संबंध है, तो इसका संबंध ये है कि ये जितने सौर परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हों या क्षुद्र ग्रह हों या कॉमेट्स हों, सब सौर परिवार के सदस्य हैं और सभी के सभी सूरज की चारों तरफ घूमते रहते हैं। और जब इसका लोग ज़्यादा अध्ययन करने लगे, जानने का प्रयास करें कि सौर परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई है, प्लैनेट्स कैसे बने, तो उसका भी एक अलग सिद्धांत है। संक्षेप में बताना चाहूँ, एक पूरा सौर परिवार पहले एक नेबुला जैसे था और वो धीरे धीरे सेंटर के चारों तरफ घूमना शुरू किया और सिकुड़ता भी गया, तेज गति होते गई। और इस तेज गति घूर्णन के कारण केंद्र सूरज बना, जो अलग हो गया, और बाकी जो हिस्से जो है बारी बारी से अलग होते गए और क्रमशः ये ग्रह बनते गए। कोई छोटा ग्रह बना, जैसे बुध ग्रह सबसे पास का ग्रह है, कुछ बड़े ग्रह बने जैसे बृहस्पति है, और जो बच गए, जिसको हम आज कहते हैं ना ड्वार्फ प्लैनेट्स या फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो ये एक बहुत संक्षेप बता रहा हूँ कि सौर परिवार हम सब कनेक्टेड हैं। जरूर ऐसा लगता है कि पृथ्वी का सूरज से क्या लेना देना, सूर्य तो हमारा जीवनदायिनी है, सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी में जीवन संभव नहीं है। ठीक वैसे ही बाकी ग्रहों से लगता है कि हमारा क्या मतलब है जुपिटर से, या अपने ही जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है मून,
चंद्रमा से हमारा क्या मतलब है, तो सवाल आप पूछ सकते हो, चांद ना होता तो क्या होता। तो भी है, बहुत सारे छोटे छोटे जो ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं या छोटे छोटे पिंड हैं, जो यदि ये ग्रह नहीं होते, जो पृथ्वी के बाहर के ग्रह हैं, चाहे वो मार्स हो, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, तो इनको रोकता है ताकि पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहे। और बाकी ग्रहों में जो नज़दीक से देखें, चाहे चंद्रमा हो, जो बड़े बड़े गड्ढे क्रेटर्स बने हैं, ऐसे ही बाह्य पिंडी के टक्कर से बने हुए हैं, जुपिटर में बने। तो ये चाहे जुपिटर हो या उसके हमारे पृथ्वी के बाहर के जो ग्रह हों और हमारा मून, ये सब ऐसे क्षुद्र पिंड जो यदा कदा अपना रास्ता भटक के हमारी तरफ जो आने का प्रयास करते हैं, आने के दिशा में आते मुड़ते हैं, उनको ये ग्रह रोकते हैं। और ये नहीं रोकते तो पृथ्वी से टकराते और हो सकता है कि पृथ्वी में जीवन फिर असंभव हो जाता। तो हमारा संबंध है सौर परिवार एक है, हम सौर परिवार के हिस्से हैं, ये हमको हमारी समझ में आना चाहिए। तो जैसे जब भी ये सोलर परिवार की बात की जाती है तो इन ग्रहों के साथ साथ आकाश गंगाओं का भी जिक्र होता है। तो क्या ब्रह्मांड में और भी आकाश गंगाएं हैं और कितनी हो सकती है इसकी संख्या? ये इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो मैं बहुत संक्षेप बताना चाहूँगा। जब लोगों ने बड़े टेलीस्कोप बनाए तो देखना शुरू किया, तब लगा कि, और वो भी बड़ा टेलीस्कोप बहुत बड़ा नहीं था आज की तुलना में, लेकिन इतना बड़ा था कि हमारी सोलर सिस्टम के बाहर जो दिखने वाले ऑब्जेक्ट हैं वो ऐसे नेबुला जैसे दिखते थे, मतलब ऐसे धुंधला सा प्रकाश, सेंटर में ज़्यादा प्रकाश है और आसपास कम धुंधला सा दिखते थे, तो इनको नेबुला कहा। हबल नाम के वैज्ञानिक हुए जो अपने यूएस में तब तक के बहुत बड़ा टेलीस्कोप बन चुका था, उसके माध्यम से इन सभी जिसको नेबुला कहा गया था उसका एनालिसिस किया टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन से, और उन्होंने बताया कि ये हमारी गैलेक्सी के, हमारे सौर परिवार के और हमारी गैलेक्सी के बाहर की आकाश गंगाएं हैं, है ना। हमारा सौर परिवार एक बड़े ऑब्जेक्ट्स को आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे, जो स्वच्छ आकाश में जब चांद न दिखता हो तो एक वाइट लाइट रनिंग अक्रॉस द स्काई दिखता है, उसको अपन मिल्की वे कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। वो हमारी आकाश गंगा है, उसका सौर परिवार एक छोटा सा हिस्सा है, एक बिल्कुल डॉट जैसे दिखता है। लेकिन केवल हमारा जो यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, वो आकाश गंगा तक सीमित नहीं है, बल्कि आकाश गंगा के बाहर भी ऐसे अनगिनत आकाश गंगाएं हैं। जिसका पहली बार किसी ने हमको बताया वो हबल नाम के, एडविन हबल नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पहली बार स्टडी किया और एनालिसिस किया, और किसी को इलिप्टिकल बताया, किसी को स्पाइरल गैलेक्सी बताया। जैसे हमारी गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी, बहुत ब्यूटीफुल स्पाइरल आर्म्स हैं। तो ये एक लंबा इतिहास रहा है, हम कैसे हम सौर परिवार से आगे बढ़े, अपनी आकाश गंगा को समझे, और उसके बाद आकाश गंगा के बाहर जो पहले नेबुला जैसे दिखती थी, उसमें अधिकांश हमारी आकाश गंगा के बाहर की एक्सटर्नल गैलेक्सीज हैं। तो और तब लगता है कि ये जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, वो कितना वास्ट है। और नंबर तो मैं 10 पावर में बता सकता हूँ कि आज ये माना जाता है कि हमारी आकाश गंगा में सूरज जैसे, कुछ सूरज से छोटा भी हो सकता है भार में, कुछ सूरज से बड़ा या बहुत बड़ा हो सकता है, ऐसे सूरज की संख्या लगभग 10 से 100 बिलियन स्टार्स हैं हमारी आकाश गंगा में, और लगभग ऐसे ही 10 to 100 बिलियन आकाश गंगा है हमारे विजिबल यूनिवर्स कहते हैं, हमारी आकाश गंगा जैसे ऐसे आकाश गंगाएं हैं। तो बड़ा, और ये बहुत वास्ट यूनिवर्स है। और एक कार्ल सागर नाम के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने एक कॉस्मोस किताब लिखी है, जिसका सीरियल हमने सब, मेरे ख्याल से हम तो छोटे, तब तो हम पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, नार्लिकर साहब ने उसका रूपांतरण किया था हमारे हिंदुस्तानी टेलीविज़न में, कॉस्मोस सीरियल। तो वो कार्ल सागन जो है बहुत बढ़िया साइंस कम्युनिकेटर थे, जिन्होंने जनमानस के लिए किताब लिखी, और नरेंद्र सुनारलीकर ने उसको दूरदर्शन सीरीज़ में समझाने के लिए बच्चों को, ताकि जाने कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी का, हमारे सौर परिवार का क्या अस्तित्व है। तो है कार्ल सागन ने कहा था कि ये
एक टाइनी है, बिल्कुल पॉइंट जैसे दिखता है पूरा हमारा पूरे ब्रह्मांड में हमारा सौर परिवार। और आज तक पृथ्वी जैसा जीवन कहीं और पाया नहीं गया है, इसलिए हमारी जवाबदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि हम ही हैं जो ब्रह्मांड के हिस्सा होते हुए ही हम ब्रह्मांड के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, ज़्यादा समझ सकते हैं और ये प्रयास कर सकते हैं कि व्हाट इज़ आवर प्लेस इन द होल कॉस्मॉस। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी सर। सर, इसके अलावा मैं आपसे अलग हटके भी सवाल करना चाहूँगी कि यूएफओ और एलियंस, क्या ये सब सच में होते हैं, और अगर होते हैं तो खगोल विज्ञान में उसका अभी तक क्या कोई प्रमाण मिला है? देखिए, ये इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी रही है। यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये तब की बात है जब बड़े बड़े टेलीस्कोप तो बन गए थे पूरे देश में। कुछ सालों पहले, कुछ दसियों पहले तक के यूएफओ का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर था, किताबें लिखी गई। तो होता ये था कि लोगों ने देखा कि अचानक आकाश में टिमटिमाते कुछ चीज़, चक्री जैसे ऑब्जेक्ट वाला फोटोग्राफ भी लिया, वो दिखाई दिया। तो लोगों ने इनका नामकरण किया। पता तो नहीं चल पाया वो क्या था, लेकिन वो घूम रहे हैं आकाश में, तो उनका नाम दिया अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या यूएफओ। तो उसके साथ ये मान्यता और बढ़ी कि हो सकता है ये एलियंस हो, पॉसिबल एलियंस हो, मतलब वो हमारे पृथ्वी के बाहर, हमारे सौर परिवार के बाहर भी हो सकता है जीवन हो जिसको हम नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमारे ज़रूरी नहीं है कि जीवन हम लोगों के जैसा जीवन जैसा हो, लेकिन वो किसी न किसी रूप में, वो भी जैसे हम एक्सप्लोर करते हैं कॉस्मॉस को, वो भी शायद एक्सप्लोर करने में हमारे आसपास घूम रहे हैं, ऐसी मान्यता थी। लेकिन अब जब इतना विकास हो चुका है एस्ट्रोनॉमी का, विज्ञान का, इतने अध्ययन हो चुके हैं, तो अब लगभग ये माने जब जो प्रमाण मिले हैं वो सब यूएफओ न होने के प्रमाण मिले हैं, है ना। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट अभी तक नहीं मिला जिसका हम एविडेंस के साथ कह सकते हैं ये ऐसे पिंड हैं जो अनायास घूमते रहते हैं और ऐसा लगता है कोई उसमें कोई बैठा व्यक्ति है या कोई एलियन है जो उसको चला रहा है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक वैसे ही एलियंस, देखिए हमारी सोच क्या है, हम तो ब्रह्मांड के हिस्से हैं ना, तो हम कल्पना करते रहते हैं कि जैसे हम हैं पृथ्वी में, वैसे ही जीव और भी कहीं होंगे, उनका स्वरूप अलग होगा। आप सब ने एक तो फिल्म आई थी, क्या नाम तो भूल रहा हूँ मैं, जिसमें ये कुछ लोगों ने फिल्म बनाई थी, मंगल ग्रह पे एलियंस पाए जाते हैं करके, तो एलियन का एक नमूना भी बनाया था। और कई बार लोग बताते हैं कि हमने खुदाई में एलियन जैसी चीज़ मिली। तो कल्पना तो मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, कल्पना की हम आकृति बना सकते हैं, ऐसे एलियंस का स्वरूप रहा होगा, ऐसे दिखते रहे होंगे, तो वो हमारी कल्पना तक सीमित है। आज तक एलियंस होने का प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन कोई नहीं होगा और कोई लाइफ नहीं होगी, ये भी हम नहीं कह सकते दावे के साथ। लेकिन लगातार प्रयास जारी है कि हम ये इसका उत्तर जानने का प्रयास करें कि आर वी अलोन इन द यूनिवर्स, क्या पृथ्वी के बाहर जीवन का अस्तित्व है, या इसका उल्टा पृथ्वी में जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, ये भी आज अनुत्तरित प्रश्न बना हुआ है। जी सर, इन तमाम चर्चाओं के बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी को इस विषय पर रुचि हो और इस पर अध्ययन करना चाहते हो तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, आज तो न केवल विज्ञान बल्कि खगोल विज्ञान में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं पूरे वर्ल्ड ओवर, और हमारा देश भारत भी किसी से कम नहीं है। तो जहाँ एक और विज्ञान में बहुत सारे सेंटर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अब तो और सब ब्रांचेस खुले हैं, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, सबके इंस्टीट्यूट्स हमारे देश के भीतर हैं। लेकिन कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जिसमें न केवल वहाँ विज्ञान तो होता ही है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इसमें तो साइंस के सारे सब्जेक्ट्स का अध्ययन होता है। लेकिन जब उसके स्पेसिफिक हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं तो समय के साथ, हालांकि अपनी एक खुद की खगोल विज्ञान की परंपरा रही है,
मद्रास में बहुत पुराना ऑब्जर्वेटरी हुआ करता था जिसमें अंग्रेज़ों आकर के अध्ययन किया करते थे। तो बहुत पुरानी ऑब्जर्वेटरी कोडाई कैनाल मद्रास की थी, वो कोडाई कैनाल में ऑब्जर्वेटरी शिफ्ट हुई है, सोलर ऑब्जर्वेटरी। बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बना जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और इसी के अंतर्गत कुछ ऑब्जर्वेटरीज़ हैं, जैसे कवालूर में वेणु बापू के नाम से जो वहाँ के पहले डायरेक्टर थे, वेणु बापू टेलीस्कोप, और बहुत सारे टेलीस्कोप हैं कवालूर ऑब्जर्वेटरी में, वहाँ हैं। तो ये साउथ में। वैसे ही नॉर्थ में जाएं तो नॉर्थ में आपको नैनीताल में एरीज नाम का एक जिसको बहुत पहले यूपी के जो मिनिस्टर रहे डॉक्टर संपूर्णानंद, उन्होंने टेलीस्कोप डोनेट किया था स्टेट गवर्नमेंट से की ओर से, और वहाँ से हुआ था जब एरीज के नाम से जाना जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेंटर बन गया है। तो वहाँ भी टेलीस्कोप है, एक मनोरा पीक में है, और एक वैसे ही पास के एक और देवस्थल में एक नया टेलीस्कोप बेल्जियम के सहयोग से लगाया गया है 3.6 मीटर का। ठीक है, तो वैसे ही जो IA में मैं बता रहा था कवालूर के अलावा उनका एक बड़ा टेलीस्कोप लद्दाख में लेह में बना हुआ है, 2 मीटर क्लास टेलीस्कोप जो रिमोटली ऑपरेटेड होता है। होस्कोटे नाम का एक सेंटर है बेंगलोर के पास। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर आप ईस्ट में जाएं तो वेस्ट में जाएं तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जहां एक पूरा डिपार्टमेंट है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का। तो एस्ट्रोनॉमी के जितने भी ब्रांचेस अब बन गए हैं, सबका अध्ययन शोध का बड़ा केंद्र है। और उसी TIFR के अंतर्गत पुणे में एक जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप जिसको रेडियो सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के नाम से जानते हैं, और उनका एक ऑब्जर्वेटरी है नारायण गांव में जो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है मीटर वेव लेंथ का, लॉन्गर वेव लेंथ का, जिसमें बहुत लोग अध्ययन करते हैं। आयुका एक सेंटर बना हुआ है पुणे कैंपस में, जो पुणे और GMRT अक्रॉस द रोड हैं, और ये यूनिवर्सिटी के लिए सेंटर बना हुआ है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। 1988 में खुला। नार्लिकर साहब जिसके पहले फाउंडर डायरेक्टर थे, उनका भी एक ऑब्जर्वेटरी है 2 मीटर क्लास टेलीस्कोप की। इसके अलावा पूरे देश भर में बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, इसमें एक हमारा विश्वविद्यालय भी है रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, जहाँ शुरुआत की थी प्रोफेसर रत्न कुमार ठाकुर ने। यहाँ टेलीस्कोप भी है, 6 इंच के, 8 इंच के, 14 इंच के टेलीस्कोप्स हैं। यहाँ से बहुत लोग PhD भी किए हैं एस्ट्रोफिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, और पूरे देश में हमारे स्टूडेंट्स फैले हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे IITs हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ अधिकांश जगह मैंने कुछ लोग एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में काम करने वाले लोग हैं, अलग अलग विषयों में काम करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे युवा जो साथी हैं जिनको ज़रा भी रुचि है, एक तो हो सकता है जनरल नॉलेज कैसे जाने हम उसके बारे में, उसके लिए अध्ययन करें। जो शहर में रहते हैं वो वहाँ जो ऑब्जर्वेटरी है वहाँ जाके देखें। रायपुर रविशंकर यूनिवर्सिटी के पास ऑब्जर्वेटरी है, फुल फ्लेज 14 इंच टेलीस्कोप है, 8 इंच है, वहाँ जाएँ देखें, समय समय पर दिखाया जाता है। तो जनमानस के लिए भी है, और जो आगे अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए भी है, हमारे रायपुर में और पूरे देश में, और विदेशों में तो है ही। तो मैं समझता हूँ कि इतना उनके लिए पर्याप्त होगा, और जो और जानकारी चाहते हैं वो कभी मेरे को मेल लिख करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगा। जी सर, बिल्कुल। आपने खगोल विज्ञान के बारे में काफ़ी दिलचस्प जो बातें हैं वो हमारे सामने रखी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे, पर फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, मेरे से बातचीत की। जी सर। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए द वॉइस TV के साथ।